राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक नासमझ लड़की की कहानी। थोड़ी सी मंदबुद्धि के कारण नहीं मिला सुख, दो दो विवाह होने पर भी नहीं बसी गृहस्थी। अंत में माता पिता ने भी नहीं रखा ध्यान, एक लड़की की बड़ी दुख भरी कहानी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। गणेशी एक गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। गांव में उसके माता पिता थोड़ी खेती बाड़ी और मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। गणेशी की माँ खेती बाड़ी से फ्री होकर बीड़ी बनाने का काम भी करती थी। गणेशी के दो भाई थे। कमल बड़ा भाई था और दूसरा छोटा भाई मनोज। गणेशी बचपन से ही कम अकल की लड़की थी। हर बात में वह पूछा-ताछी करती थी। कभी कोई काम करना होता तो वह अपने पिता से कहती, यह काम कैसे करते हैं, वह काम कैसे करते हैं। तो गणेशी का पिता किशनलाल उससे कहता था कि हमारी लड़की तो बहुत ही अच्छी है, इस पे तो कोई काम होता ही नहीं है। तो वह बड़े प्यार से अपनी बेटी से कहता, बिटिया तुझ पर जो काम करना आए वो कर ले और जो तुझे नहीं आए वो मत करे। किशनलाल ने कभी भी अपनी बेटी को घर का कोई काम अच्छी तरह नहीं सिखाया और ऐसा करते करते समय बीतने लगा। धीरे धीरे गणेशी बड़ी हो रही थी और उसके मन में चंचलता और सिनेमा देखकर फिल्मों जैसा ही उसका रंग ढंग होने लगा था। गणेशी अपनी सहेलियों के साथ कहीं जाती तो उसे रास्ते में कोई लड़का या आदमी मिलता और वह पीछे मुड़कर अगर उसे देख लेता तो अपनी सहेलियों से कहती, देखना सहेली, देखना कमला, देखना रानी, अभी भी वह आदमी मुझे ही देख रहा है, देख अभी भी देख रहा, कैसे देख रहा है। गणेशी का मन पढ़ने लिखने में कभी नहीं लगा, वह ऐसे ही बोलती थी। एक बार गणेशी की बुआ, मीरा बुआ और फूफा उसके घर आए क्योंकि मीरा बुआ के बेटे की शादी थी। शादी का निमंत्रण कार्ड देने के लिए बुआ और फूफा दोनों उसी के घर रुके ताकि अपने सारे रिश्तेदारों को निमंत्रण कार्ड बांट सकें। सारे निमंत्रण कार्ड देने के बाद बुआ और फूफा अपने गांव वापस जाने के लिए तैयार हो गए। तभी गणेशी कहने लगी, बुआ मुझे भी आपके साथ आपके घर जाना है। और वह अपने माता पिता से भी कहने लगी कि मुझे बुआ के साथ जाना है। उसके माता पिता भी फटाक से उसे भेजने के लिए तैयार हो गए। अब वह पूरे गांव में खबर फैला देती कि हम तो अपनी बुआ के घर जा रहे हैं और खुशी खुशी जल्दी से तैयार हो गई। बस आने का समय हुआ। गणेशी बुआ और फूफा के साथ अपने घर से निकलकर जो बस स्टैंड तक पहुंच गई थी और बस आने वाली थी और बस आ गई तो उसमें उसके बुआ फूफा और गणेशी सवार हो गए। बस में सभी सवारियां जितने लोग बैठे हुए थे, पता नहीं क्यों वो सब पूरे रास्ते उसी गणेशी को देख रहे थे। अब वह बुआ और फूफा के घर पहुंच गई। बुआ फूफा के 3 लड़कियां और 2 लड़के थे। घर पहुंचे तो मीरा की बड़ी बेटी बोली, मम्मी ये गणेशी कैसे कपड़े पहने हुए है और तुमने उसे रास्ते में से लाई हो, उसे दूसरे कपड़े पहनने को नहीं कहा। मीरा बुआ ने तो कहा, अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि इसने ऐसे कपड़े पहने हुए, तभी तो मैं कहूं बस में सारी सवारियां इसी को क्यों देख रही थी और जब गली से गुजरे तो भी लोग इसी को देख रहे थे। मीरा की बड़ी बेटी कविता बोली, वह तो देखेंगे ही ना माँ, इसने कपड़े बिल्कुल पतले पहन रखे, इसके अंतर वस्त्र भी पूरी तरह दिखाई दे रहे हैं, कपड़ों में इसकी अंदर की चमड़ी तक दिख रही है। गणेशी बहुत कम अकल और बेवकूफ किस्म की लड़की थी। फिर क्या, अब तो उसे बुआ के घर ही रहना था क्योंकि अभी शादी में 2 हफ्तों का समय शेष था। सो शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी में कपड़े खरीदना सबसे बड़ा मुद्दा था। कौन कैसे कपड़े पहनेगा, क्या क्या सामान आना है, बस इसी तैयारियों में सब जुट गए। समय गुजरता गया और शादी नजदीक आ गई। गणेशी में एक अनोखी आदत थी, वह जब भी सोकर उठती तो अपना चेहरा आईने में जरूर देखती थी। पहले गणेशी अपना चेहरा आईने में देखती, फिर बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर आती, तब भी वह अपना चेहरा बार बार आईने में देखती थी। उसकी सदा से बुआ का सारा परिवार हंसता था
और सभी कहते ये लड़की बड़ी अनोखी है, इसका जीवन कैसे गुजरेगा। ऐसे ही बहुत सी बातें जो चलती रहती थी। अब मीरा बुआ के लड़के की शादी पास आ गई थी। शादी में कुछ ही दिन बचे थे। शादी के 2 दिन पहले होली का त्योहार था। शादी की क्योंकि शादी मार्च के महीने में थी। कुछ खास मेहमान घर आने शुरू हो गए थे। मीरा बुआ की बड़ी बेटी और दामाद आ गए थे। होली का दिन और कल माता पूजन के लिए भी पूजा में वितरित होने वाली सामग्री तैयार हो रही थी। इधर पूजा के लिए शादी का सामान बन रहा था, उधर दूसरी ओर होली का माहौल चल रहा था। यहाँ जीजा साले साली होली का आनंद ले रहे थे और खूब होली खेलते थे। गणेशी यह सब खड़ी खड़ी देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। फिर जीजाजी ने उसे बाल्टी से भरकर पूरा भिगो दिया। ऐसे ही खूब मस्ती मजा कर रहे थे। गणेशी अपने कपड़े धूप में सुखाने लगी। वह धूप में खड़ी हो गई और खड़े खड़े अपने कपड़े सुखा लेती। कपड़ों पर रंग चढ़ गया था। जीजाजी फिर से आते और उसके ऊपर बाल्टी भरकर रंग डाल जाते। वह फिर भीग जाती। गणेशी हाथों से अपने कपड़े हिलाती और कपड़े सुखाने लगती। उसकी इस हरकत पर सभी हंसते और क्योंकि शादी का घर था इसलिए सभी अपने अपने कार्यों में लग जाते। फिर शादी पूरी संपन्न हो गई। सारे मेहमान एक एक करके जाने लगे। गणेशी के माता पिता भी शादी में आए थे तो गणेशी अपने माता पिता के साथ अपने गांव को चली गई। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। कुछ साल बीत चुके थे। गणेशी की विवाह की बातें चलने लगी। कुछ लोग कहते कि गणेशी तो पागल है, पराये घर में कैसे निभाएगी, तो इसको कुछ और ही ढंग का काम करना तो आता नहीं है, बातचीत करने में भी होशियार है बस। गणेशी किसी के सामने कोई बात कर देती, चाहे वह कहने की हो या ना हो, उसे बोलने की बिल्कुल भी अकल नहीं थी कि कौन सी बात कहां पर कही जाए। वह बस मुंह फटती, जो मुंह में आया बोल दिया। उसके ऐसे स्वभाव से सभी परिवार वाले परेशान रहते थे कि यह शादी के बाद कैसे अपने जीवन को काटेगी और इस लड़की का भविष्य क्या होगा। बस उसे बीड़ी बनानी आती थी। घर का सारा काम उसकी माँ करती रहती थी। उसको घर के घरेलू काम काज करने की आदत नहीं थी और ना ही उसको करने आते थे। उसके रिश्ते आते जाते रहते। फिर एक दिन उसकी शादी तय हो गई। लड़के वाले किसी गांव के रहने वाले थे। लड़का इकलौता बेटा था और लड़के का बाप था और एक लड़के की बहन जिसकी शादी पास के गांव में हो चुकी थी। उसके माँ नहीं थी। गणेशी की शादी की खबर फैल गई चारों तरफ और पता चला कि उसकी शादी का जो होनी है सम्मेलन समारोह में। गणेशी की और उसके बुआ के गांव रानीपुर है और मीरा बुआ के गांव में किसी सरकारी स्कूल में शादी सम्मेलन समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें 25 लोग लड़की वालों की तरफ से होंगे और 25 लोग लड़के वालों की तरफ से। शादी में एडवांस बुकिंग पहले से ही होती है। दोनों पक्षों में 5-5 हजार रुपए जमा करवाए गए। उधर गणेशी के गांव में विवाह की तैयारियां शुरू हो गई थी। अब गणेशी की शादी का दिन आ गया। उसके माता पिता, परिवार और गांव वाले जल्दी उठकर सब अपना अपना काम निपटा लेते थे ताकि शादी के लिए गांव से जल्दी निकल सकें। सारा मेहमान जो जितने भी आए हुए थे सब नहा धोकर तैयार हो गए। मेहमानों को एक ट्रैक्टर से ले जाने का प्रबंध किया गया। सभी मेहमान ट्रॉली में बैठकर जाने लगे। उसी में गणेशी भी बैठ गई। सभी अपना अपना सामान पैक करके निकलने की तैयारी में करने लगे। सभी रानीपुर के लिए रवाना हो गए। 2-3 घंटे में सब वहां पर पहुंच गए। सब शादी करने रानीपुर पहुंच गए। शादी में शामिल होने के लिए और भी लोग वहीं रानीपुर के जुड़ गए। शादी की रस्में थोड़ी देर बाद शुरू हो गई, क्योंकि सम्मेलन समारोह में शादी है तो सारी रस्में सभी जोड़ों के साथ साथ करनी है। एक एक करके सभी रस्में पूरी होती गईं। बारातियों का स्वागत विधि विधान से संपन्न हुआ। जेवर चढ़ावे आदि की प्रतिक्रिया संपन्न होने लगी। धीरे धीरे शाम ढल रही थी और गणेशी की शादी की रस्में पूरी हो चुकी थी। बस विदाई होना बाकी था। शाम के समय दोनों पार्टियों के मेहमानों को भोजन खिलाया गया। लड़के के सिर्फ 25 मेहमान
और लड़की वाले के 25 मेहमानों को खाना खिलाने की विधि संपन्न हुई। विदाई के वक्त में वहीं सम्मेलन में हम भी पहुंच गए थे ताकि विदाई को देख सकें। मैं वहां पहुंची तो गणेशी बड़ी खुश थी और वह शादी के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी और मुझसे कहती कि तुमने मेरा दूल्हा देखा, देखो मेरा दूल्हा, तुमने मेरा दूल्हा देखो, अच्छा लग रहा है ना। और मैंने कहा अभी नहीं देखा है। तभी दूल्हा वहीं से निकला जहां हम सभी बैठे थे। जैसे ही दूल्हा वहां से निकला गणेशी कहने लगी, यही है हमारा दूल्हा, कैसा लग रहा है, अच्छा है ना। तो मैंने कहा हाँ अच्छा है, सुंदर है। गणेशी के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ, उसमें कम अकल थी। वो तो बस यही सोचती थी कि लड़की की शादी के बाद जिंदगी भी आराम से कट जाती है, पर हकीकत में ऐसा नहीं है। शादी 4-5 दिन की मोहब्बत है, फिर अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ऐसा ही गणेशी की जिंदगी में होना तय है और सभी के जीवन में भी ऐसा ही होता है। गणेशी अपनी ससुराल में आ गई। नई नवेली दुल्हन को शुरू में सब अच्छा अच्छा लगने लगा। प्यार मोहब्बत मस्ती मजाक चलता रहा। धीरे धीरे अब घर के कामों की जिम्मेदारी निभानी पड़ती। पर गणेशी को तो घर के कामों में तो बिल्कुल कच्ची थी। उसे तो बिल्कुल घर का काम नहीं आता था। कोई भी काम उसे ढंग से करने आते ही नहीं थे। वह खाना भी सही ढंग से नहीं बना पाती थी। खैर उसके ससुराल में सिर्फ उसका पति और ससुर ही थे और वह 2 लोगों को खाना भी बनाकर नहीं खिला सकती थी, क्योंकि उसने कभी इन सब कामों में रुचि ही नहीं ली। वह तो हमेशा समझती रही ब्याह हुआ और जीवन आसानी से निकल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। गणेशी के जीवन में एक नया बदलाव आने लगा था, क्योंकि लड़की को गृह कार्य में दक्ष होना बहुत जरूरी है, नहीं तो लड़की को बड़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। ठीक यही बात गणेशी पर भी लागू हो रही थी। घर में सास तो थी नहीं जो बहू को घर के तौर तरीके सिखाती, सो यह काम ससुर ने करना शुरू कर दिया। वह अपनी बहू को खाना बनाने में मदद करने लगे। वह गणेशी को काम करवाना शुरू करने लगे। वे अपनी बहू को खाना बनाने में मदद करते, पर मर्द जात थोड़ी ऐसी ही है। वह गणेशी को हर वक्त ताकते रहते, क्योंकि उसमें बुद्धि जो कम थी, कहा पर क्या कहना और किससे कहना, उनके सामने सब आ गया था। गणेशी का पति काम पर चला जाता और वह घर पर अकेली रहती। ससुर को जब भी मौका मिलता वह गणेशी को भरपूर देखता। वह यह बात समझती कि ससुर मुझे ही देखता रहता है और घर के कामों में उसकी सहायता भी करता है, जो कि गणेशी की शादी एकदम गंवार गांव में हुई थी। चूल्हे पर खाना बनता था, कुएं से पानी भरना होता था, गोबर से घर लीपना होता, बहुत सारे ऐसे काम थे। कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद गणेशी अपने माता पिता के पास आई। ससुराल वाले एक दिन मेहमान नवाजी करवा कर चले गए और बताने लगे कि गणेशी घर के कामों में निपुण नहीं है, वह कोई काम सही तरीके से नहीं करती, उसको यह सब सिखाया जाए। ससुराल वालों के जाने के बाद गणेशी कहने लगी, मुझे नहीं जाना वहां पर, मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है और तो और वो ससुर मुझे ही देखता रहता है, हमें नहीं जाना है। गणेशी की मम्मी कहती, हट छोरी, अब तो वहीं रहना पड़ेगा, वही तेरा घर है, तू यहाँ नहीं रह सकती। सारे घर के काम तुझे करने पड़ेंगे। खाना बनाना सीख और अच्छे से रहना सीख, वहीं तेरी जिंदगी बीतेगी। गणेशी तो मजे में मायके में दिन निकालती थी, पर ढंग का तरीका उसे नहीं आता था। वैसे ही थी जैसे पहले थी। फिर उसका ससुराल जाने का वक्त भी आ गया। ससुर उसे लेने आया। एक दिन ससुर गांव में रुका और अगले दिन अपनी बहू को अपने गांव वापस लेकर जाने लगा। पर गणेशी के वही हालचाल थे। वे वहां के लोग बड़े परेशान होने लगे। कम से कम बहू खाना बनाना तो सीख सकती है, पर ऐसा नहीं होता। जो लड़का गणेशी का पति था उसके साथ मारपीट करने लगा कि इसमें कुछ तो लक्षण आए, और गणेशी जो कम अकल थी तो वह क्या करे। बहुत समझाने के बाद भी गणेशी में कोई सुधार नहीं हुआ। बहुत दिनों तक ऐसा ही नियम बन गया कि उसे मार पीट कर समझाने की कोशिश की, पर वह भी सफल नहीं हुए, उसमें भी असफल रहे। गणेशी की
एक ननंद थी। सो गणेशी का पति उसे गणेशी को लेकर उस अपनी बहन के यहाँ आया। शायद बहन से कुछ तौर तरीके और काम काज सीख लेगी। उसकी ननंद ने उसे बहुत सारा काम करवाती, क्योंकि ननंद भी गांव में रहती थी। चूल्हे पर खाना पकाती थी, वह भी कुएं से पानी भरती थी। यही सारे काम वह अपनी भाभी गणेशी से करवाती थी। गणेशी बड़ी दुखी हो जाती और उसका पति भी उसे काम करने और सीखने को कहता। गणेशी अब बड़ी मुश्किल में रह रही थी। कब वह अपने माता पिता के पास मायके जाए, यही सोचकर वह दिन गिन गिन कर काट रही थी। गणेशी के माता पिता अब गांव छोड़कर शहर चले गए थे और शहर में किराए के मकान में रहने लगे थे, क्योंकि गांव में उनका दाना पानी अच्छी तरह से नहीं चल रहा था। रोजगार करने के लिए वे शहर में बस गए और मेहनत मजदूरी करते और अपना जीवन यापन करते। गणेशी अपने पति के साथ अहमदाबाद शहर में आ गई थी। यहाँ उसका पति काम करने लगा और वह पहले भी अकेले यहाँ काम करता था, क्योंकि गांव के बहुत से लोग खेती के समय खेती पर जाते हैं और घर के कुछ सदस्य खेती बाड़ी की देखभाल करते हैं और अन्य सदस्य बाकी के वक्त आड़े वक्त के लिए शहर में आकर रहने लगते हैं। ऐसा ही उनका खर्चा पानी चलता है। सो गणेशी का आदमी भी ऐसा ही काम करने शहर में रहने आ गया। गणेशी का पति मजदूरी पर जाने लगा। गणेशी अकेली घर पर अपने काम धाम निपटाती, पर अब भी उसे कुछ ज्यादा अकल नहीं आई थी। उसका पति अब उसे रोज डांटता और सही से काम करने को कह कहकर थक गया। धीरे धीरे दिन बीतते रहे और रक्षाबंधन का त्योहार आ गया। गणेशी का यह पहला रक्षाबंधन था। शादी से पहले वह इस बार अपने मायके और अपने शहर में ही, जहाँ उसके माँ बाप और भैया रहते थे, उनको राखी बांधने के लिए चली गई। गणेशी मायके में आकर बड़ी खुश हुई। उसे बड़ा अच्छा महसूस हुआ। पति एक दो दिन ठहर कर वापस अपने गांव चला गया और कुछ दिनों के लिए वह मायके में रुकने के लिए उसे छोड़ गया। महीने 2 महीने बीत गए। गणेशी की अब जाने का मन ही नहीं करता। गणेशी कहती, मुझे अब ससुराल में नहीं रहना। उसका पति मारपीट करता है और सही ढंग से काम करो, सही ढंग से काम करो, यही कहता रहता है। मैं अकेले काम करके बड़ी परेशान होती हूँ और वो लोग बात बात पर मुझे डांटते रहते हैं। गणेशी अपने माता पिता के घर पर दिन में बीड़ी बनाती और बहुत सारी बीड़ी बना लेती और घर का काम उसकी माँ करती। गणेशी की माँ सुबह शाम का खाना पकाती और घर के अन्य काम भी करती। गणेशी को घर के कामों में कोई मदद जो अपनी माँ की नहीं करती थी। उसे बस ऐसे ही रहना पसंद था। गणेशी बड़े मजे से मायके में रहती और भाई भी उसके लिए अच्छा अच्छा खाने को लाते, क्योंकि गणेशी सबकी लाडली थी। सब उसका बहुत ध्यान रखते थे। गणेशी कह देती, मुझे अपनी ससुराल में अब नहीं रहना है, क्योंकि वह लाडली थी सभी की और सभी उसकी बात मान लेते। पर परिवार वालों को अब यह एहसास नहीं था कि ऐसा करने से गणेशी का भविष्य क्या होगा। गणेशी के माता पिता यह नहीं समझते थे कि ये इतने छोटे परिवार में नहीं निभा पा रही तो गणेशी आगे की जिंदगी में क्या कर पाएगी, क्योंकि गणेशी बचपन से ही नादान और बेवकूफ थी। एक बार गणेशी अपने गांव में शादी से पहले की बात है, वो मोहल्ले में किसी प्रोग्राम में गई थी। साथ में कुछ सहेलियां और अड़ोस पड़ोस के लोग संग चल रहे थे। गांव होने के कारण रास्ते में अंधेरा छाया हुआ था और कच्ची सड़क थी। सारे प्रोग्राम से वापस लौट रहे थे। वो अपनी धुनों में बातें करते चल रहे थे। तभी अचानक गणेशी का पैर किसी अनजान चीज पर पड़ गया और वह चिल्लाने लगी कि पैर के नीचे कुछ मोटा सा था, मैंने उस पर पैर रख दिया। सब इधर उधर देखने लगे। पता लगा गणेशी ने एक काले सांप के ऊपर अपना पैर गलती से रख दिया। सभी घबरा गए और जल्दी जल्दी अपने घर निकल गए। सांप तो सांप है, वह गणेशी से बदला लेने के लिए उसके घर पहुंच गया। उधर गणेशी ने घर जाकर सारी घटना सुनाई। तभी वो सब देखने लगे कि सांप तो दरवाजे पर आकर बैठ गया है और अपना फन उठाए हुए है। सभी परिवार वाले डर गए। गणेशी तो इतना घबरा रही थी, वह चिल्ला रही थी, सांप सांप, ओ पापा सांप, यह वही सांप है जिस पर मेरा पैर रख गया। अब तो यह मुझे मार देगा, पापा पापा मुझे बचा लो। और सभी शोर मचाने लगे कि सांप सांप, ताकि आसपास के लोग इकट्ठा हो जाएं, जिससे सांप पर काबू पा सकें।
जैसे ही सारे लोग वहां जमा होने लगे, सांप भाग निकला। लोगों में हड़कंप मच गया। यह सांप अपना बदला लेने के लिए आया है और यह फिर भी आ सकता है। अभी तो भाग गया है, रात में दोबारा सांप के आने का डर है। तुम सभी जागते रहो। गणेशी की तो नींद ही उड़ गई। पूरा परिवार घबराहट में बेचैन था। अब पता नहीं कि सांप कब और कहां से आ जाए। गणेशी के घर वाले नीचे जमीन पर बिस्तर डालकर बैठ जाते थे और कुछ लोग लेट जाते। धीरे धीरे सभी की आंखों में नींद भर रही थी और सब सोने लगते। रात में बिजली चली जाती और अंधेरा छा जाता। थोड़ी देर में गणेशी की माँ लालटेन जला लेती। कुछ देर आराम से सभी सोने लगे और बीच बीच में आंख खोल कर देख रहे थे कहीं कुछ है तो नहीं। आधी रात से ज्यादा बीत चुकी थी। लगभग 4-5 बजे के करीब वो सांप सीधे अब घर के अंदर दिखाई दिया। सारे परिवार के सदस्य उठकर बैठ गए और डंडा लाठी उठाते हुए शोर करते हुए थोड़ी देर में सांप जो घर के अंदर बने एक बिल में चला गया। तभी पड़ोस के कुछ लोग आए और सांप को ढूंढने की कोशिश करने लगे, पर वह बिल में घुस गया और दूर तक चला गया। कोशिश करने पर भी कामयाबी हाथ नहीं लगी। सांप अब और ज्यादा जो बेकरार हो रहा था। सब समझ गए कि वह पक्का गणेशी के पीछे पड़ गया है और सांप किसी भी वक्त हमला कर सकता है। वह बार बार आएगा। अब तो सबको सतर्क रहना पड़ेगा। लोग कहते हैं तांत्रिक की मदद से जो मंत्र पढ़वा लो और घर के चारों तरफ डाल देना ताकि सांप घर के अंदर ना आ सके। गणेशी के माता पिता कहते हैं बस हम सभी अभी तांत्रिक के पास जा रहे हैं क्योंकि सुबह अब दिखाई देने लगी है और डर के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। अब हम सांप से कैसे बचें? वो तो कभी भी कहीं भी आ जा सकता है। फिर गणेशी के पिता गणेशी को लेकर तांत्रिक के पास पहुंच गए और अपनी आप बीती सुनाई। पूरी बात सुनने के बाद तांत्रिक मंत्र पढ़कर उड़द की दाल के कुछ दाने देने लगा और कहने लगा कि यह दाल के दाने पूरे घर में चारों तरफ रख देना और गणेशी के गले में भी कपड़े में बांधकर पहना देना। इससे सांप उसके पास नहीं आएगा। गणेशी के माता पिता तांत्रिक की सलाह अनुसार कार्य करने लगे और गणेशी के गले में भी पहना दिया। फिर उसको सांप दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। गणेशी अब बिना डरे कहीं भी चली जाती। वह सांप के बारे में भूलने लगी। यह गणेशी के साथ की एक सच्ची घटना थी। गणेशी थोड़ी अजब गजब थी। जब उसकी शादी भी हो गई थी तो जिम्मेदारी लेकिन वह नहीं निभा रही थी। अपने ससुराल जाने से मना कर देती थी। उसका पति गणेशी को लेने के लिए शहर आया लेकिन गणेशी ने जाने से मना कर दिया और उसके पति से झगड़ा करके उसे घर वालों ने भगा दिया। गणेशी का बड़ा भाई कहने लगा मेरी बहन तुम्हारे घर अब नहीं जाएगी। तुम लोग उसे बहुत परेशान करते हो इसलिए गणेशी आपके साथ नहीं रहेगी। हमारा पीछा छोड़ दो। गणेशी का भाई धमकाकर गणेशी के पति को जो जाने के लिए कहने लगा। गणेशी के पति बेचारा अपना समूह लेकर लौट गया। गणेशी के पति के जाने के बाद गणेशी की तबीयत बिगड़ गई। उसके माता पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए और उसकी जांच पड़ताल करके डॉक्टर ने कुछ बताया। डॉक्टर साहब कहने लगे बुखार भी है पर मुझे मामला और कुछ लग रहा है। आप इन्हें लेडीज डॉक्टर को दिखाकर दवा लें। फिर गणेशी की माँ उसको लेकर लेडीज डॉक्टर के पास आई। डॉक्टर ने गणेश का चेकअप करती हुई बोली पता चला। लेडीज डॉक्टर कहने लगी कि गणेशी पेट से है। मेरा मतलब गणेशी माँ बनने वाली है। अभी सिर्फ 1.5-2 महीने ही हुए हैं। यह बात सुनकर उसकी माँ बिल्कुल शांत हो गई। लेडीज डॉक्टर ने उसको दवा दी और कहती है कि बच्चे का ख्याल रखें और खूब खाना खाए और आराम करे। माँ बेटी दवा लेकर घर आ गई। गणेशी तो नादान थी, ना समझ और अपने दांत निकालती रहती थी। उधर माँ बाप की परेशानी बढ़ गई थी। यह सब कैसे संभालेंगे? कुछ नहीं आ रहा। गणेशी की दवाइयां चलती रहीं। वह अपनी दवा समय से खा लेती। माँ बाप उसका बच्चा नहीं चाहते थे। वो लोग उसको ससुराल भेजने से मना कर चुके थे। गणेशी के दिन अब धीरे धीरे बढ़ने लगे तो उसका पेट था वह भी बढ़ने लगा। अब माँ बाप उसको घर के बाहर नहीं निकलने देते थे ताकि आस पड़ोस में किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी ना हो। गणेशी का अब 5वां महीना चल रहा था। उसका पति उसे लेने एक बार फिर आया
पर उसके माता पिता और भाइयों ने उसे भेजने से इनकार कर दिया। गणेश का बड़ा भाई तो उसे लड़ गया और उसे मारने भी लगा और उसे यहाँ नहीं आने की धमकी देने लगा। इस घटना को देखकर उसका पति फिर से अकेला ही अपने घर वापस चला गया। दिन बीत रहे थे, गणेशी अब नजर नहीं आती थी। उसका पेट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था क्योंकि उसके धीरे धीरे महीने पूरे हो रहे थे। उसके बच्चा होने का समय पास आ रहा था। अब तो गणेशी का कुछ पता नहीं चलता कि वह बाहर आती भी है या नहीं। कुछ समय गुजर चुका था, गणेशी कहीं भी दिखाई नहीं देती थी। उसके साथ कुछ तो हुआ है, पर क्या बात हो सकती है यह अभी पता नहीं चल पा रही थी। आखिर क्या कारण हो सकता है कि गणेशी जो बाहर नहीं निकल रही थी। गणेशी की मकान मालकिन से पता चला कि अब वह पतली और कमजोर हो गई है। उसका पेट भी नहीं दिख रहा। चौंकाने वाली बात यह है कि उसका पेट कहाँ गया। गणेशी का अभी 7वां महीना चल रहा था, उसका पेट कहाँ गायब हो गया। किसी भी रिश्तेदार को भनक तक नहीं लगी। कई दिनों तक गणेशी घर में कहीं आती जाती नहीं थी। कुछ वक्त बाद वह दिखाई देना शुरू हो गई। आसपास वालों ने उससे बात करना चाहा क्योंकि सब उसके बारे में जानना चाहते थे। आखिर इसका बच्चा कहाँ गायब हो गया। 7 महीने का बच्चा आसानी से गायब नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है। गणेशी के माता पिता देखते कि कोई उससे बात कर रहा है तो लोग तुरंत गणेशी को कमरे में बुला लेते, जिससे बच्चे वाली बात किसी को मालूम ना पड़े, ताकि कोई राज खुले ना। और यह सिलसिला बहुत दिनों तक जारी रहा। 2-3 महीने बीत गए। गणेशी अब मजे से अपना घर पर रहती और उसका काम सिर्फ बीड़ी बनाना था। अब वह सामान्य हो चली थी। गणेशी खुश थी। बहुत महीनों से उसके ससुराल वालों का आना भी बंद हो गया था। वो लोग अब कोई खबर नहीं लेते थे और ना ही भेजते थे, क्योंकि गणेशी के माता पिता और भाई ने गणेशी के पति को धमकी देकर भगा दिया था कि वह यहाँ दोबारा दिखाई ना दे। गणेशी के माता पिता भी कुछ कम नहीं थे। एक तो अपनी बेटी को बचपन से गलत और सही का फर्क नहीं सिखाया और ना ही उसे काम काज में भी दक्ष बनाया। बेचारी गणेशी की जिंदगी अब मुश्किलों का सामना कर रही थी। गणेशी देखने में तो सुंदर थी और उसकी उम्र अभी 20 वर्ष होगी, और देखो उसकी दूसरी शादी की बातें होने लगी। बहुत सारे लोग उसे देखकर चले गए। कुछ और महीने ऐसे ही निकल गए। फिर एक बार खबर मिली कि गणेशी की विदाई हो गई है, वो भी एक गांव में जहां चूल्हे पर खाना पकाया जाता है। उसने बताया कि गणेशी के माता पिता की वजह से गणेशी की जिंदगी आफत में फंस गई है। गणेशी की जहां दूसरी शादी हुई थी, उस आदमी की पत्नी गुजर चुकी थी। उसके तो बच्चे भी हैं, एक लड़की 15 साल की, 2 लड़के, एक 12 बरस का और दूसरा 10 साल का। सुनने में आया कि गणेशी के माता पिता ने कुछ पैसे लेकर उसकी उस आदमी से शादी कर दी, पर यह नहीं सोचा कि गणेशी इतने बड़े परिवार को कैसे संभालेगी और कैसे इतने सारे लोगों का काम करेगी, कैसे खाना बना सकेगी। बहुत सारी मुश्किल उसके सामने आएंगी। सिर्फ गणेशी के माता पिता तो जो उसे अपने घर से विदा करना चाहते थे, जिसका खामियाजा बेचारी गणेशी को भुगतना पड़ रहा था। एक 45 से 50 वर्ष के आदमी की 20 साल की लड़की से शादी कर दी गई, जिसके 3 बच्चे भी थे और उसकी सास भी। 1-2 हो तो आराम से कट भी जाते। उसके बाद तो गणेशी की खाना बनाने में ड्यूटी लग गई। 5-6 लोगों का खाना बनाना गणेशी के लिए सिर पर आसमान उठाने के समान था। सास की निगरानी में पूरा काम करना पड़ रहा था। वो इतना बोझ कैसे सह पाएगी। अब तो गणेशी को सारा दिन काम करना पड़ता और उसकी कम अकल की वजह से सास भी उस पर बराबर नजर रखती। उन तीनों बच्चों को तो बिल्कुल भी गणेशी पसंद नहीं आती थी, क्योंकि गणेशी भी नादान थी कि माँ का रिश्ता कैसे निभाती, और बच्चे भी समझदार थे। उन बच्चों को तो गणेशी पागल लगती थी, क्योंकि गणेशी थी ऐसी जिसे किसी रास्ते की समझ नहीं थी। सब ऐसे ही चलता रहा। खिटपिट में जो दिन निकलते रहे, बीतते रहे, समय चलता रहा अपनी गति से, पर गणेशी को कोई काम सही से करना नहीं आया। गणेशी से समझदार तो उसके पति की बेटी थी, जो 15 साल की थी और सारे काम बड़ी अच्छी तरह से कर लेती थी। बेटी भी अपनी बाप की करतूत से परेशान थी कि बाप को क्या जरूरत थी एक और पत्नी लाने की, वो भी ऐसी जिसमें एक कौड़ी की अकल भी नहीं है। और तो और
सब अच्छे से चल रहा था। अब इसके आने से सब कुछ बर्बाद हो गया है। इस गणेशी में ना तो कुछ अकल है और ना ही ढंग से रहने की तमीज। कैसे घर चलेगा? हर दिन इस घर में गणेशी की वजह से कलेश होता रहता। वह लड़की कहती, मेरे पापा को इसको समझा समझा कर परेशान हो गए। पागल को कुछ समझ भी नहीं आती है। गणेशी की नई ससुराल में भी उसे कोई पसंद नहीं करता था। उसके बच्चे अपनी माँ की जगह नई माँ को नहीं देना चाहते थे, वो भी ऐसी लड़की को जो अभी एक 20 साल की कम उम्र की थी और ऊपर से अकल के नाम पर भी कुछ नहीं था। कम अकल की लड़की थी। गणेशी को घर संभालने में भी सफलता नहीं मिली। यह बात उसके दूसरे पति को समझ में आ गई थी। उसने गणेशी को अब डांटना शुरू कर दिया, पर वो गणेशी को अपना, क्योंकि गणेशी को तो पहले अपना छोटा सा परिवार ही नहीं संभल पा रहा था, अब इतना बड़ा ससुराल कैसे संभालती। गणेशी सुबह उठती, झाड़ू लगाती, फिर चूल्हा जलाती, उसमें चाय बनाती। सारे परिवार वाले उठ गए। जब चाय बनती तो सबको चाय देती और चाय पीकर पीने वालों को तो पता चला कि चाय में शक्कर ही नहीं डली। सबका दिमाग खराब हो जाता। या फिर वही लोग चाय को सही तरीके से तैयार करके पीते और सारा काम 15 साल की लड़की और उसकी दादी ही संभालती। गणेशी तो ना के बराबर काम करती थी, वो भी कुछ भी सही से करना उसे आता ही नहीं था। गणेशी की सास कहती, जा आटा गूंथ ले, तो गणेशी आटा गूंथती तो आटा बहुत गीला कर देती। यह देखकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आता और फिर क्या था, सास बहू में झगड़ा होता। सास अपने बेटे को बहुत सुनाती। सास अपने बेटे से कहती, अरे करम जले, किस पागल को उठा लाया, यह कुलक्षणी कुछ भी तो नहीं बना पाती है, इसे कुछ काम करने का ढंग ही नहीं है। इस घर का क्या होगा? अभी तो मैं जिंदा हूं, सो बच्चों को देख रही हूँ, घर चला रही हूँ, कल को मर गई तो क्या होगा? गणेशी तो पूरी पागल है, घर गृहस्थी को नहीं चला सकती। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते। सास अपने बहू बेटे के बारे में सबको बताती। अब गणेशी की सास मोहल्ले वालों को सबसे कहती, इस उम्र में मेरे लड़के को दूसरी शादी की चढ़ी थी और उसने कर भी ली, और अपने मन की करने के बाद जाने पूरे घर का सत्यानाश कर दिया है। घर में कौन सी सुख शांति आ गई है? ना ही बच्चे चैन से रहते हैं और ना ही मैं। अब तो रोज ही परेशान रहती हूँ, हर चीज समझा समझा कर थक गई हूँ। वह कहती, हम तो पहले ही अच्छे थे और अब भी हम और हमारे बच्चे तो सब काम अपने अच्छे से कर लेते हैं। बच्चों को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, अपना काम खुद ही करते हैं। पर यह गणेशी को तो भगवान जाने कौन काम सिखाए। हम अब नहीं सहन कर सकते हैं इसको, और इसको देखकर हमें बड़ा दुख होता है। अब तो भगवान ही इसे समझा दे, या जिसके साथ बंधी है वही इसे समझाए, और इसका क्या करना है तू ही जान, हमें नहीं जानते। वह सास अपने बेटे से कहती, इसका कुछ भी कर। सास सब कहती, पर वह घर के बाहर आती और बाहर आकर सास गुस्से में बैठ जाती। अब उसका बेटा क्या करता? वह गणेशी को बहुत समझाता, लेकिन गणेशी तो थी कम अकल। गणेशी घर का काम करना तो चाहती थी, पर वह खाना बनाने में ही पूरा दिन गुजार देती। खाना भी स्वादिष्ट नहीं बनता। फिर गणेशी के दूसरे पति को अब गुस्सा आने लगा। धीरे धीरे वह गणेशी पर गुस्सा करता। वह गणेशी की खूब पिटाई भी करता। गणेशी खूब चिल्लाती, बचाव भी के लिए चिल्लाती कि मुझे कोई बचाओ। तभी बच्चे और सास उसे बचाते भी। परिवार वाले अच्छी तरह से पहचान चुके थे, यह नहीं सुधर सकती, आगे की जिंदगी कैसे बिताएगी। बेचारी गणेशी पूरी रात बिना खाए पिए रोती रहती, और सुबह जब सबकी नींद खुलती तो देखा गणेशी वहां है ही नहीं। वह घर में कहीं नहीं दिख रही थी। बाथरूम में जाकर देखा, वहां पर भी नहीं थी। आखिर गणेशी गई तो कहाँ गई? पूरे परिवार वाले गणेशी को खोजते फिर रहे थे, पर उसका कहीं पता नहीं चला। गणेशी की सास कहती है अपने बेटे से, कहीं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ तो नहीं चलेगी, जरा देखो आसपास पूछो, किसी से उसे जाते हुए देखा होगा, कहीं कुछ कर तो नहीं लिया। मर गई तो बेटा हम फंस जाएंगे, वो पागल है, अपना घर बर्बाद करके छोड़ेगी, वह ना रह पाएगी बेटा हमारे पास। उसको खोजो और मिल जाए तो उसे उसके माता पिता के पास छोड़कर आना। अरे समझ बेटा, जल्दी कर बेटा। अरे भाई पहले उसको ढूंढ लो, फिर कुछ सोचते हैं। उसका बेटा कहने लगा, अच्छा माँ थोड़ा शांति कर, पहले उसको ढूंढ तो लूं और
फिर देखते हैं उस पगली का क्या करना है, नाक में दम करके रखा है। और वह कहता है अच्छा माँ। उसको ढूंढने वह गांव में जाता है और आसपास से कुछ आदमी लेकर वह यह सही रहेगा और उसको सब जगह ढूंढता है। गणेशी को पूरे गांव में खोजने लगे पर किसी को भी उस औरत को देखा ही नहीं। ढूंढते ढूंढते उसके रिश्तेदारों के घर जाकर पता किया पर गणेशी का सुराग नहीं मिला। गणेशी के रिश्तेदारों को गणेशी के बारे में बताया कि हम तो भाई बड़े बुरे फंस गए हैं। एक तो उसे कुछ रंग ढंग ही सही नहीं है, ऊपर से न जाने कहाँ भाग गई है, सुबह से ही ढूंढ रहे हैं। उसका पति हाथ जोड़कर बोला। तभी उसका एक दोस्त आया और बोला अरे भाई, एक दूध बेचने वाला बता रहा था कि वो जब अपने गांव से इधर आ रहा था तो उसने एक औरत को जो बिया बेर के रास्ते पर अकेले जाते हुए देखा है। जल्दी निकल जाओ, वो उसी रास्ते पर मिल जाएगी। अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा था गणेशी क्यों चले गई, उसके मन ने ऐसा कदम उठाने का ख्याल कैसे आया और अकेली कहाँ चली गई, कोई हादसा भी हो सकता है। यह सोचकर सब घर वाले और पड़ोस वाले भी परेशान थे। वो लोग जल्दी जल्दी बाइक पर सवार होकर जो निकल गए और वे लोग उसी रास्ते पर चले जा रहे थे जो दूध वाले ने बताई थी। जाते जाते वो हर जगह देखते हुए जाते कि कहीं बैठी ना हो। फिर अचानक एक जगह 4-5 लोग आपस में बातें करते हुए नजर आ रहे थे। वे ढूंढते हुए वहीं पहुंच गए और देखा सभी गणेशी से सवाल कर रहे थे कि वो अकेली कहाँ से आई है, कहाँ पर जा रही है। गणेशी का पति बाइक से नीचे उतरकर कहने लगा अरे भाई, यह मेरी पत्नी है और घर से सुबह सुबह भाग आई है। ऐसे कैसे भाग आई, लोगों ने उससे सवाल किया। फिर गणेशी के पति ने सारी बात बताई और बताया कि दिमाग से थोड़ी पागल है, कल घर में कलेश मचा था तो मैंने जरा हाथ उठा दिया, शायद इसी वजह से घर से भाग आई। चारों लोग एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहने लगे और गणेशी से पूछने लगे इसको जानती हो, उस आदमी को पहचानती हो? तो गणेशी ने कहा हाँ, इन्हीं ने तो मुझे मारा है, हमें इनके घर में नहीं जाना है, इनके बच्चे और सासू हमसे लड़ती हैं, हमें अपने माता पिता के पास जाना है, वो शहर में रहते हैं, हमें अपने माता पिता के घर भेज दो। गणेशी को उसका पति बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर वापस घर लेकर लौट आया। अब सब शांति से चलता रहा, कोई बहसबाजी नहीं करता था गणेशी के साथ। गणेशी को जो करना वह करे और जो ना करना वो मत करे। कोई भी उसे ना तो आंख दिखाता था और ना ही गुस्सा करता था। वो सब समझ गए थे कि गणेशी से कुछ कहा तो पता नहीं वह क्या कर डाले। अब उसकी ससुराल वाले डरने लगे कि जो घर से सुबह सुबह अकेली भागकर इतनी दूर पैदल जा सकती है तो सोचो वह कोई अनहोनी घटना को भी अंजाम दे सकती है। गणेशी को वो जितनी सीधी साधी समझ रहे थे वो थी नहीं, इसलिए गणेशी के ससुराल वाले थोड़े दिन के लिए शांत हो गए कि इस पागल से कहा सुनी की तो कोई कांड न कर जाए जिसमें हम फंस जाएं। फिर होली का त्योहार भी नजदीक आ रहा था। उसके ससुराल वालों ने आपस में विचार विमर्श किया कि यह सही समय है इसे इसके मायके, इसके माता पिता के पास भेजने का। गणेशी का पति जाने की तैयारियां शुरू करने लगा और गणेशी को अपने परिवार में जो उसके माता पिता थे उसके पास छोड़ आया और वह जाते हुए कहने लगा कि मैं 1 महीने के बाद गणेशी को लेने आऊंगा और 1 महीने के बाद गणेशी को भेज देना। गणेशी का पति अपने घर अपनी ससुराल से उसी दिन लौट आया, गणेशी को उसके माता पिता के पास छोड़कर। गांव में ससुराल वाले जो अपनी पहले जैसी जिंदगी जीने लगे और वे लोग जो गणेशी को भूल गए। गणेशी यहाँ पर मुश्किल से 6 महीने गुजार कर गई थी अपनी ससुराल में, लेकिन सभी ससुराल वालों ने उससे तौबा कर ली थी। उसके पति को गणेशी को उसके माता पिता के पास सही सलामत भेजना उन्हें सही लगा था कि कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो उसके मायके वाले हम पर कोई केस न कर दें और हम आफत में न फंस जाएं। गणेशी की पति को समझ में आ गया था कि यह औरत घर नहीं चला सकती और मेरे 3 बच्चे भी बड़े परेशान रहते हैं, इसलिए उसने बहुत सोच समझकर गणेशी को छोड़ देने का फैसला कर लिया था। धीरे धीरे समय बीता और 1 महीना, फिर 2 महीने, ऐसे करके कई महीने निकल गए। गणेशी की दूसरी ससुराल वाले भी अब उसे लेने नहीं आए।
गणेशी की वहां कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी जरूरत वहां खत्म हो गई थी। इतने बड़े बच्चे कैसे उसे मां मान लेते? जो औरत खुद बच्चों जैसी हरकतें करती थी, वो क्या समझे मां का स्वभाव क्या होता है। गणेशी ने अपने होशो हवास में सिर्फ क्रीम पाउडर लगाना ही वह जानती थी, और कोई भी हुनर उसके अंदर नहीं था। गणेशी एक बार फिर से अपने माँ बाप के घर आ गई। गणेशी अब खुश रहती थी कि उसकी सारी परेशानी से जो उसे मुक्ति मिल गई। अपने मायके में मर्जी से रहती, मर्जी से खाती, पर अब उसके माता पिता पहले जैसी नजर से उसे नहीं देखते थे, पहला जैसा लाड प्यार उस पर नहीं करते थे। गणेशी के प्रति सम्मान भाव में मतलब अब फर्क आ चुका था। जरा सोचो, जिसकी बेटी एक बार दूसरी बार भी अपनी ससुराल और पति द्वारा छोड़ी जाती है, तो उसके खुद के माता पिता और समाज और रिश्तेदारों का व्यवहार भी उसके प्रति बदल जाता है। इस लड़की को कोई नहीं निभा सकता। जिसकी थोड़ी हरकतें कम अकल और पागल जैसी हो, तो उसे कौन निभाएगा, और ऊपर से गृहस्थी की कला में भी निपुण ना हो। थोड़े दिनों बाद पता चला गणेशी एक बार फिर से मां बनने वाली है, और अब उसे अपने माता पिता के साथ ही रहना था। जिंदगी ऐसे ही चलती रही। गणेशी के दोनों भाई काम करने जाने लगे। दोनों भाई अच्छा कमा लेते थे, लेकिन छोटा भाई मकानों में मार्बल लगाने का काम करने लगा। इस कार्य में वह अच्छा कमा लेता था। किराए में रहते थे, पर घर सही तरीके से चल रहा था। गणेशी अपनी माँ के साथ बीड़ी बनाने का काम करती, और उसके पापा भी कभी कभी मजदूरी करने चले जाते। गणेशी के माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक से सुधर गई थी। दोनों भाई निरंतर काम पर जाते और किसी से बेवजह फालतू की कोई बातचीत नहीं करते थे। वे सीधे अपने काम पर जाते और सीधे घर वापस लौट कर आते। गणेशी को मायके में रहते हुए 4-5 महीने जो बीत चुके थे, अब उसका थोड़ा सा पेट दिखने लगा था। गणेशी अब थोड़ी बदलने लगी। उसके माता पिता उसे सही ढंग से नहीं रख रहे थे। धीरे धीरे बहुत से बदलाव आने लगे गणेशी के जीवन में। गणेशी के माता पिता और परिवार वाले एक बार और उसकी दूसरी ससुराल में खबर भेजी कि वो गणेशी जो मां बनने वाली है और उसके पेट में बच्चा है, आप अपने साथ आकर उसे ले जाओ। पर उसकी ससुराल वाले नहीं आए और उन्होंने कह दिया कि हमें नहीं आना है, आप ही संभालो अपनी पागल बेटी को, यह हमारे घर गृहस्थी के लायक नहीं है, हमारा गणेशी से कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने यही संदेश वापस भिजवा दिया। वो लोग गणेशी को लेने नहीं आए। लेकिन देखिए, गणेशी की जिंदगी 20 साल की उम्र में दूसरी ससुराल वालों ने भी उसे छोड़ दिया। गणेशी के माता पिता पर जैसे पहाड़ आ टूटा। हमारी बेटी का अब कोई नहीं अपनाएगा। दोनों माता पिता चिंतित हो उठे। आखिर हमारी बेटी के साथ यह सब क्यों हुआ? गणेशी के पिता शराब पीते थे और शराब पीकर जब घर आते तो वे बहुत सारी बातें गणेशी की माँ को सुनाया करते। उसे डांटते और कहते, तूने अपनी बेटी को ढंग से नहीं सिखाया और ना ही उसे कोई संस्कार और लक्षण दिए। यह सब तेरी गलती से हो रहा है। अगर तू गणेशी को शुरू में अकल देती, समझाती, बेटी इस तरह घर का काम काज करते हैं, तो वह जरूर सीख जाती। ये जो गणेशी मेरी बेटी के साथ हो रहा है, उसके लिए तू जिम्मेदार है। वह अपनी पत्नी को बहुत डांटता और बेटी को ढंग से दुनिया के तौर तरीके सिखाना माँ का काम होता है, लेकिन तूने नहीं सिखाया। अगर यह दुनिया के तौर तरीके ढंग से गृहस्थी बसा लेती, तो आज हमारी बिटिया सुख से शांति से अपने घर पर रहती। हमारी किस्मत ने जो हमारी बेटी को 2 बार शादी की और दोनों बार वह छोड़ी जा चुकी है। किशनलाल गणेशी के पापा जब ज्यादा दुखी होते तो वह गणेशी को भी भला बुरा सुनाते। गणेशी सुनती रहती और बीड़ी बनाती रहती। गणेशी अब घर के काम में माँ का हाथ बटाना शुरू करती, पर गणेशी पूरी रसोई कभी नहीं संभाल पाई और उसके पापा रोज शराब पीकर आते और प्रतिदिन अब उसके बापू की शराब पीने की आदत बन गई। गणेशी की अब उसके मायके में इज्जत कम होने लगी थी। उसके माता पिता आए दिन उसे ताना मारते। गणेशी अपने माता पिता के लिए बोझ बन गई थी। उसे 2 वक्त की रोटी सगुन से नसीब नहीं होती थी। हर दिन उसे ताने दिए जाते। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। गणेशी के जो भाई अच्छा कमाने लगे थे, इसलिए बड़े भाई कमल के लिए एक रिश्ता आया। रिश्ता हरिद्वार से आया था।
लड़की वाले हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर कहीं किसी गरीब बस्ती में रहते थे। बातचीत चली तो लड़की वाले लड़के को देखने आ गए। लड़का उन्हें पसंद आ गया। लड़की के पिता ने कहा कि पहले आप हमारी बेटी को देख लो, फिर आप बात को आगे बढ़ाते हैं। गणेशी के माता पिता कहने लगे, ठीक है, हमें कुछ समय दे दो, फिर हम लड़की देखने हरिद्वार आएंगे। लड़की वाला कहने लगा, ठीक है, आप जब आओ तो हमें खबर कर देना। और यह कहकर लड़की वाले चले गए। कुछ दिनों बाद जब गणेशी के माता पिता पैसा का इंतजाम कर लिया तो वे एक दो अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर हरिद्वार चले गए। हरिद्वार पहुंचकर उन्होंने लड़की देखी और हरिद्वार में देवी देवताओं के दर्शन किए, गंगा स्नान किया और फिर अपने तैयार होकर अच्छी तरह से घूम फिरकर लड़की को पसंद करके वापस अपने शहर आ गए। सभी हरिद्वार से सकुशल अपने घर पहुंच गए थे। लंबा सफर तय किया था, इसलिए सभी थक चुके थे और नहाकर खाना खाकर सो गए। कुछ देर आराम करने के बाद गणेशी के पिता कहने लगे और बताने लगे कि लड़की तो अच्छी है, घर भी ठीक है, 2 बहन है, 2 भाई हैं। अपने कमल से लड़की कद में थोड़ी छोटी है पर शकल सूरत अच्छी लगती है। 5 क्लास तक पढ़ी है, अपना कमल भी 8 तक पढ़ा है। जोड़ी सही है, अगर हाँ में जवाब आता है तो गुण सही मिलते जुलते हैं तो शादी कर देंगे। गणेशी की माँ तो कहने लगी, चलो अच्छा है, अपने एक लड़के का तो विवाह हो जाएगा और बहू घर में आ जाएगी, पर अब अपने घर को बदलना पड़ेगा हमें। गणेशी के पापा कहने लगे, वो क्यों? गणेशी की माँ कहने लगी कि देखो, अभी 2 कमरे वाला मकान हमें देखना पड़ेगा। किशनलाल जो कहने लगे, गणेशी के पापा वो तो ठीक है, अगर रिश्ता तय होता है तो 1 कमरा किराए पर और ले लेंगे, अभी अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही समय बीतने लगा। कुछ समय बाद हरिद्वार से लड़की का पिता अपने बेटे के साथ शहर आया और गणेशी के घर आकर उसके माता पिता से मिला और उसने बताया कि रिश्ता उसको बहुत अच्छा लगा है और सबको साथ में बिठाकर बात कर लेते हैं। लड़की का पिता गणेशी के पापा से कहने लगा, हमें आपका लड़का पसंद है, आपकी कोई मांग हो तो हमें बता दीजिए और जो भी लेन देन करना है वह सब अभी बता दें। आपके बेटे को कुछ चाहिए तो विवाह से पहले बता दे, बाद में कोई नुक्स ना निकाले। अगर ये पहले बता देंगे तो सही रहेगा, सारी बातें अभी तय कर लेंगे। और आपका लड़का शादी करने के लिए राजी है, मतलब कमल को लड़की पसंद है। बिन पसंद की शादी में अड़चन खड़ी होती है, इसलिए आप कमल से भी पूछ लीजिए। लड़की का पिता कमल से कहने लगा, बेटा आपको कोई बात कहनी है तो हमें बेझिझक बता दो, मगर सगाई होने से पहले ही बता देना, बात में कोई बात मत करना। तो लड़की वाले कहने लगे कि सुना है आपकी बेटी को ससुराल वाले लेने नहीं आते, ऐसा क्यों है? क्योंकि लड़की वाले जो ये बात चल रही थी कि उनकी बेटी गणेशी काफी दिनों से जो अपने मायके में रहती है। गणेशी के माता पिता कहने लगे, अरे भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चा होने वाला है, उसके घर में कोई है नहीं, इसलिए आई है। कुछ महीने बाद अपनी ससुराल चली जाएगी, हमारे बेटे से आपकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होगी। गणेशी की माँ कहने लगी, लड़की की जो देखो, जो माँ जो ध्यान करती है और ससुराल में कोई है नहीं, तो आप समझ सकते हो, अपनी बेटी को मैंने इसलिए बुला लिया है। जो लड़की के लिए लड़के का पिता बोला, जी देखो लड़की की माँ नहीं है, इसलिए पिता ज्यादा छानबीन तो करता है और सोचते हैं कि रिश्तेदार ने घर बताया है तो अच्छा ही बताया होगा, घर वाले कोई धोखा तो देंगे नहीं रिश्तेदार। मेरी बेटी की माँ नहीं है, इसलिए मैंने माँ वाले सवाल कर लिए और पूछ लिया। लड़की का पिता कहने लगा कि आप लोग विचार बनाकर हमें बताएं कि कब क्या और कैसे करना है। अच्छा राम राम, हम चलते हैं, सुबह की गाड़ी से हमें हरिद्वार निकलना है। गणेशी की माँ कहने लगी, अरे भाई साहब खाना खाकर जाओ। तो लड़की का पिता कहने लगा, अरे कैसी बात करती हो बहन जी, अभी तो जो बेटी की ससुराल में खा नहीं सकते हैं, और अच्छा धन्यवाद, चलते हैं। और यह कहकर लड़की का जो पिता और भैया उनसे आज्ञा लेकर चले गए। लड़की वालों के जाने के बाद घर में बातें होने लगी। लड़की तो सुंदर है, गोरी है, पढ़ी लिखी है और शादी भी अच्छी हो जाएगी। लड़की का नाम गायत्री है। गणेशी कहने लगी, भाभी का नाम तो अच्छा है, कमल और गायत्री की जोड़ी भी अच्छी है। मम्मी
गणेशी खुश होकर कहने लगी, तो पापा से बोलो कि जल्दी से ब्याह का मुहूर्त निकलवाएं। किशनलाल तो कहने लगा, ठीक है, मैं कल ही गुण मिलवा लेता हूँ और शादी का मुहूर्त देखता हूँ कि कब का निकलता है। अगर सब कुछ सही रहा तो शादी जल्दी कर लेंगे। गणेशी का छोटा भाई मनोज कहने लगा, हाँ पापा, शादी जल्दी कर लेंगे। अब तो मैं भी अच्छा कमाने लगा हूं, मैं भी बहुत पैसे इकट्ठे कर लूंगा। अब तो ठेकेदार के साथ बराबरी का हक लेता हूं, सो पैसों की तो कोई चिंता नहीं है। अभी तो काम का सीजन अच्छा चल रहा है। सभी चर्चा करके और भोजन खा के रात को सो गए। सुबह रोज के अनुसार अपने कार्यों की दिनचर्या में लग गए। गणेशी के दोनों भाई काम पर जाते और पापा नहाकर खाना खाकर पंडित जी के पास चला गया लड़का लड़की दोनों की कुंडली मिलवाने के लिए। कुंडली में सभी सही और अच्छे ग्रह मिल रहे थे और 1 महीना में सगाई कर सकते हैं, पंडित जी ने कहा, और 3 महीने बाद विवाह का मुहूर्त निकल रहा है। पंडित जी कहने लगे, यह मुहूर्त बहुत अच्छा है और उस पर विचार करने के बाद आप घर परिवार में विचार कर लो और मुझे बता देना कि कब सगाई कर रहे हो और मैं मंत्र पढ़ने आ जाऊंगा। गणेशी के पापा बोले, पंडित जी कैसी बात करते हो, हम सभी आपको ही तो बुलाते हैं हर कार्य में। अच्छा ठीक है, लीजिए अपनी दक्षिणा और अब मैं चलता हूँ, आपको बता दूंगा कि कब प्रोग्राम बनाया है। और वह पंडित जी को हाथ जोड़कर नमस्कार करके वहां से चला गया। कुछ दिन बीते, सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, पर एक दिन बहुत बड़ी बात सामने आ गई। गणेशी के भाई कमल का रिश्ता लगभग तय हो गया था। शादी की तैयारियां घर में चल रही थी और जो लड़की गायत्री भी सुंदर और संस्कारी थी, उनके गुण भी अच्छे मिल गए थे। पता नहीं कमल के मन में क्या आया, उसने शादी करने से इनकार कर दिया और कहने लगा, मुझे शादी नहीं करनी है। किशनलाल कहने लगा, अरे तू पहले क्यों नहीं कुछ बोला, अब बाद में बोल रहा है, क्या सब हंसी मजाक है? इतने दिनों से क्या गुड्डे गुड़िया का खेल चल रहा है? सब कुछ पता है कि शादी करने की बात चल रही है, तो तू हमें पहले भी तो बता सकता था कि मुझे शादी नहीं करनी है। अब किशनलाल का गुस्सा बहुत, जो वह अपने गुस्से में अपने बेटे को डांट रहे थे, गुस्से में कहने लगा, क्या लड़की पसंद नहीं है तुझे? अपने आप को हीरो समझ रहा है? क्या वजह हो गई है? किसी ने कुछ कहा है या लड़की ने कुछ बाद में बताया है? इतने अच्छे घर में शादी हो रही है, ससुर के नाती नखरे दिखा रहा है। कमल कहने लगा, पिताजी अब कोई बात नहीं है, बस मुझे शादी नहीं करनी है, मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं शादी करूं। अब किशनलाल कहने लगा, मन नहीं कर रहा तो तू सही कर भी क्या रहा है? तू सही कमा रहा है, तेरा काम सही है, अच्छा है, कोई और लड़की पसंद है तो वो बता दे, आखिर तू क्यों मना कर रहा है? किशन से जो कमल कहने लगा, नहीं पिताजी, मुझे कोई शादी नहीं करनी है। इस बात को लेकर घर में जो बवाल मच गया। कमल काम पर नहीं गया उस दिन, सारे दिन घर में पड़ा रहा, पूरे दिन घर में कहा सुनी होती रही। और गणेशी के पापा शाम को शराब पीकर आ गए और घर में घुसते हुए जो गणेशी पर चिल्ला पड़े, एक तो ये परमेश्वरी 2-2 जगह से छूटी बैठी है और हमारी छाती पर जो मूंग दल रही है, और एक ये कपूत है, सब कुछ तय हो जाने के बाद इन्हें ब्याह ही नहीं करना है। गणेशी की मम्मी खाना पकाते हुए कहने लगी, बताओ, भगवान ने अच्छे घर में अच्छी शादी करना चाहिए, पर इसे करना ही नहीं है। अपने लड़के का दिमाग खराब हो गया। सच में ये बहन भाई जो हमें बड़ा परेशान कर रहे हैं। देखो कमल को दिन भर से खटिया पर पड़ा है, क्या करें ये लड़का और ये लड़की, बड़े इन्होंने हमारे खून पी रखे हैं, बड़े मुश्किल से इन्होंने कहीं जो दे इज्जत लायक छोड़ेंगे ही नहीं। इस मुसीबत से कैसे बचें? लड़की वालों को तो खबर करनी होगी, पता नहीं अब वे क्या करें। और बेचारी की बीवी भी नहीं है और यह सब बातें सुनकर ना जाने क्या सोचेगा। देखते हैं अब हमारी गलती थोड़ी है। किशन कहने लगा कि हमने क्या किया है, यह तो इस नालायक कपूत की गलती है जो शादी नहीं करनी है। हम थोड़ी ना कर रहे हैं, साफ साफ बात करते हैं, फिर जो होगा सो देखेंगे। शाम को गणेशी का छोटा भाई मनोज कुमार काम करके घर वापस आया तो घर वाले उसके सामने वही बातें करने लगे जो सारे दिन से घर में चल रही थी। मनोज कहने लगा, इसको शादी क्यों नहीं करनी है भाई? क्या बात है, लड़की अच्छी है और हम सब साथ रहेंगे, जिससे ज्यादा खर्चा भी नहीं बढ़ेगा। हम बड़ा कमरा किराए पर ले लेंगे,
पैसा मैं भर दूंगा, मुझे तो देख कोई दिक्कत नहीं है, तेरी शादी हो रही है, तुझे शादी करने में क्या परेशानी हो रही है, जबकि पैसा लगाने के लिए मैं तैयार हूं। तो वह कमल कहने लगा, तुम लोगों की समझ में नहीं आया, मुझे शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है। कमल जोर से चिल्लाने लगा। तो पड़ोसी भी सुनकर उनके पास आ गए। आसपास के लोग पूछने लगे, अरे क्या दिक्कत हो गई है, बाहर चिल्लाने की आवाज आ रही है। गणेशी के घर वाले बोले, अरे कुछ नहीं, आपस में बातें कर रहे थे। तो अड़ोसी पड़ोसी जो वापस चले गए। गणेशी का छोटा भाई मनोज कुमार बड़ा समझदार था और 10वीं फेल तक पढ़ा था। वह ठेकेदार के साथ साथ काम करने लगा था और खूब पैसे कमाने लगा था। मनोज कहने लगा, कल बिचौलिए को बुला लेते हैं जिसने रिश्ता कराया था, उसको बुलाकर बात करते हैं, मना कर देंगे, देखते हैं क्या कहते हैं। कल घर पर मैं रहूंगा, कल मेरी छुट्टी है। गणेशी के माता पिता कहने लगे, ठीक है बेटा, बिचौलिया को बुला लेते हैं, और क्या कर सकते हैं, अब तो इतना अच्छा रिश्ता छोड़ना ही पड़ेगा। इस नास पीटे कर्म जले की तो बुद्धि जो सड़ गई है। जब तभी जो गणेशी की मम्मी जो बुदबुदाने लगी और बड़बड़ करने लगी, इसने तो जो ना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिए, नास पीटे, तेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता आया, ना मार के तू कहीं का राजा भोज। तो गणेशी कहने लगी, अब काहे को मम्मी तुम भी जो बड़बड़ कर रही हो, रहने दो, जब भैया ने मना कर दिया तो कर दिया, मत करो उसकी शादी, पर मुझे रोटी सब्जी दे दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। यह सुनते ही गणेशी की मम्मी बिफर पड़ी, बोली, ले तू रोटी खा ले, तुझे तो जो ना तेरे पेट में आग लगी रहती है, बस मुझे तो रोटी खानी है, रोटी खानी है, तुझे घर की मुसीबतों से कोई मतलब नहीं है, एक तो तू तो बस भूखी ही रहती है। अरे इधर आकर तूने हमारी छाती पर मूंग दल रखी है, मूंग। अगले दिन बुलाने से जो बिचौलिया आ गया, किशनलाल ने लड़की के रिश्तेदार जो बिचौलिए को जानते थे वो भी घर पे बुला लिए। नाश्ता पानी करने के बाद सब एक जगह बैठकर बीड़ी जलाकर बातें करने लगे। गणेशी के पापा बोले, भाई बात ऐसी हो गई है कि मेरा बेटा कमल शादी करने के लिए इनकार कर रहा है, उसे शादी नहीं करनी है। लड़की के रिश्तेदार कहने लगे, क्या शादी नहीं करनी है, क्यों मना कर रहा है, जोर से बोले, ऐसे कैसे एकदम से मना कर सकते हैं, कुछ लेन देन दाम दहेज की बात है क्या। गणेशी के पापा बोले, अरे भाई साहब ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, ना ही दहेज की कोई बात है, पता नहीं लड़के के मन में क्या आ गया, उसने मना कर दिया कि शादी नहीं करनी। हमने उसे बहुत समझाया, हमारे घर में झगड़ा भी हो गया, पर वह ऐसी बात पर अड़ा है कि शादी नहीं करनी है। बिचौलिया शादी कराने वाला और उसके रिश्तेदार कहने लगे, लड़के को इधर बुलाओ, हम बात करके देख लेते हैं। गणेशी के पापा ने कमल को बुलाया। कमल आया और वहां पर आकर खड़ा हो गया। वे लोग बोलने लगे, बैठो बेटा। कमल बैठ गया। वे पूछने लगे, क्या लड़की तुम्हें पसंद नहीं आई। कमल कहने लगा, जी देखो लड़की तो अच्छी है, मुझे लेकिन शादी करनी ही नहीं है, बस मैंने मना कर दिया कि नहीं करनी तो नहीं करनी, अब मुझे कुछ नहीं कहना। वे लोग आपस में बातें करने लगे और गणेशी के पापा से कहने लगे, लड़की की बेचारी की माँ तो है नहीं और उसके 2 छोटे छोटे भाई हैं, बाप बड़ी परेशानी उठाकर बच्चों का पालन पोषण करता है, ऐसे में सीधे मना करेंगे तो उस पर क्या बीतेगी। यह तो बहुत गलत है, क्योंकि लड़की का पिता सोचेगा कि हमने कोई कमी की है या कोई गलती की है, ऐसा मना करना सही नहीं है, और उसका समस्या का समाधान हमें निकालने की सोचते हैं कि इसका कोई हल निकल जाए। बहुत सोच विचार के बाद लड़की के रिश्तेदार कहने लगे, किशनलाल जी आप अपने छोटे बेटे का रिश्ता ले लीजिए, देखिए लड़की भी सही है और तुम्हारा छोटा बेटा भी अच्छा कमाने लगा है, तो इसी का रिश्ता कर दो, और जोड़ी भी बहुत अच्छी जमती है, क्या बोलते हो। तो किशनलाल कहने लगा, धीरे से मनोज से पूछकर देखूं, अगर मनोज कहाँ कह देगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मनोज वहीं खड़ा था। वो कहते हैं ना, वो कहने लगे, मनोज सोच लो, लड़की तुम सबने देखी है और पसंद भी हो और पढ़ी भी है, तो क्यों ना अच्छा रिश्ता तोड़ते हो, तुम शादी कर लो। मनोज थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर बोला, जो ठीक लगता है सो करो, मैं तो करने के लिए तैयार हूँ। लड़की के रिश्तेदार कहने लगे, तो हम बात करते हैं लड़की वालों से, एक बार लड़की को लेकर आ जाएंगे और जो तय होगा सब यहीं हो जाएगा, और लड़की लड़का एक दूसरे से मिल लेंगे, अगर बात बनती है तो पक्की भी यहीं कर देंगे। अब किशनलाल बहुत खुश था, वह हंसते हुए कहने लगा, हाँ ऐसे ही सही है, आप जल्दी से बुला लो, हम सब तैयार हैं। गणेशी की माँ भी बहुत खुश हो गई और गणेशी को भी बहुत खुशी हुई।
सारे खुश था सारा परिवार और शादी की तैयारियां करने लगे। अब गणेशी के छोटे भाई मनोज कुमार की शादी गायत्री से तय हो गई। कुछ महीने में शादी का दिन आ गया और सही रीति रिवाजों से शादी संपन्न भी हो गई। मनोज और गायत्री की शादी अच्छी तरह से निपट गई थी। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ और ना ही शराब पीकर किसी ने बवाल मचाया। सब कुछ सही ढंग से चल रहा था। कमल को कोई फर्क नहीं पड़ा कि गायत्री की शादी उसके छोटे भाई से हुई, बल्कि वह तो खुश था और मेहमानों से हंसकर जो बात कर रहा था। शादी के बाद कुछ ही दिनों में सास बहू की बहुत ही अच्छी जमती थी। ना कोई आवाज ना कोई झगड़ा, दोनों माँ बेटी के जैसे रहती। गायत्री बहुत अच्छी बहू साबित हुई थी। गणेशी जो मायके में रह रही थी उसके 7 महीने के लगभग हो गए थे। गणेशी का पेट अब बड़ा दिखने लगा था। गणेशी की माँ अब तो उसको बहुत ताने मारती और बोलती, इधर ही बैठी है नासपीटी, अपने घर में नहीं गई। ऐसे गायत्री जैसे काम करती तो अपनी ससुराल में राज करती, इधर छाती पर चढ़ी रहती है, कभी ससुराल में कोई काम नहीं किया। बहू गायत्री गणेशी को कभी कोई ताना नहीं सुनाती थी और उसका खाना परोस कर देती थी। गायत्री एक अच्छी बहू के सारे धर्म निभाती थी। मनोज और कमल दोनों एक साथ रहते थे, हंसते बोलते थे। दोनों भाइयों में कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। गायत्री दोनों को खाना परोस कर देती थी। कभी कभी दोनों भाइयों में अनबन हुई। गायत्री अच्छी तरह से जानती थी कि गणेशी माँ बनने वाली है और मेरी ननंद की अकल थोड़ी कम है, पर वह गायत्री से कभी झगड़ा नहीं करती थी। गणेशी गायत्री को भाभी भाभी पुकारती थी। घर में गायत्री को कोई दुख नहीं था, सभी अच्छा बर्ताव करते थे और गायत्री भी सबसे इज्जत से पेश आती थी। प्रत्येक मेहमान का आदर स्वागत सत्कार करती, सबसे अच्छा व्यवहार करती। अब जैसे जैसे दिन कट रहे थे, गणेशी की मानसिक हालत खराब होने लगी थी। वह अजीब से बर्ताव किया करती थी। उसकी भाभी और माँ उसकी देखभाल करती। माँ कभी कभी गुस्से में गणेशी को ढेर सारी गालियां सुनाती। धीरे धीरे गणेशी के 9 महीने पूरे हो चुके थे। अब उसकी डिलीवरी किसी भी समय हो सकती थी। गणेशी की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन उसके पेट में जोर का दर्द उठा। गणेशी की माँ और भाई सभी परेशान हो गए। वे लोग गणेशी को ताई माँ को भी बुला लाए और आखिर उसके बच्चा पैदा होने वाला था। सभी जल्दी से उसे सरकारी अस्पताल ले गए। गणेशी को भर्ती कर दिया। नर्स गणेशी को रूम के अंदर ले गई। वो लोग इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या होगा। थोड़ी देर में नर्स आई और कहने लगी, गणेशी ने एक बेटे को जन्म दिया है। यह सब सुनकर बहुत खुश हो गए। गणेशी अब माँ बन चुकी थी। गणेशी माँ तो एक बार पहले भी बनी थी, पर बच्चे को किसी प्रकार जीवन जो उसका समाप्त कर दिया था। अब गणेशी दूसरी बार माँ बनी है। खैर भगवान का शुक्र है कि बच्चा और माँ दोनों सही सलामत थे और डिलीवरी भी नॉर्मल तरीके से हुई थी। गणेशी की माँ कहने लगी, देख गणेशी तेरा बच्चा तुझे लड़का हुआ है, देख कैसे देख रहा है। गणेशी की माँ बच्चे को गणेशी के पास लिटा देती है और कहने लगी, बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करो, बच्चा भूखा है। तभी नर्स आई और कहने लगी, इसको पहले उठकर बिस्तर पर बैठाकर बच्चे को गोद में लेकर अपना दूध पिलाना है। चलो चलो उठो बैठो और दूध पिलाओ। फिर गणेशी की ताई मदद करने लगी और गणेशी पहली बार बच्चे को दूध पिला रही थी। गणेशी हंसते हुए बोली, बड़ी मम्मी देखो ना, ये कैसे दूध पी रहा है। बड़ी मम्मी बोली, अब जब भी दूध पिलाएगी तो ये ऐसे ही पिएगा। गायत्री का फोन आया। फोन पर वह बात करने लगी कि दीदी को जो बच्चा हुआ कैसा है। तो गणेशी कहने लगी कि बहुत छोटा सा है। गायत्री बोली, अभी तो छोटा सा ही होगा, अच्छा है ना। सारे परिवार वाले अब गणेशी का ख्याल रखते और भाभी घर से खाना और दूध सारी चीजें हॉस्पिटल में भेज देती। कमल और मनोज दोनों भाई खुश थे क्योंकि वे दोनों मामा बन चुके थे और बहन की देखभाल भी करते थे। 2 दिन में अस्पताल से छुट्टी कर दी गई। सभी बच्चे के साथ घर में आ गए। गायत्री मामी बन गई और घर के कामों में लग गई। घर में ढेर सारा काम बढ़ गया था। गणेशी माँ तो बन गई पर उसकी अकल और भी कम हो रही थी।
वह अपने बच्चे को सही तरीके से दूध भी नहीं पिला पाती थी, ना ही बच्चे की देखभाल करती थी। बच्चे की पूरी जिम्मेदारी गणेशी की भाभी गायत्री को निभाने लगी। सास बहू दोनों मिलकर घर का काम संभालती और बच्चे का अच्छे से ख्याल रखती। सास बहू में कभी झगड़ा नहीं होता था। गणेशी का छोटा भाई मनोज हमेशा यही कहता कि यह मेरा बेटा है और मैं अपने बच्चे को, अपने भांजे को जो बेटे की तरह मानता हूँ। बच्चे के लिए हर चीज आती। बच्चे को सभी प्रेम करते थे। दो मामा मामी नाना नानी उस अभागे बच्चे का प्यार से लालन पालन करते थे। गणेशी को अब अपने बच्चे से कोई लगाव नहीं था। वह ऐसी ही थी मानो उसने किसी बच्चे को जन्म दिया ही नहीं हो, वो माँ बनी ही नहीं हो। गणेशी तो अब तो बैठी या लेटी रहती, अब वह कुछ काम भी नहीं करती। उसका व्यवहार दिन प्रतिदिन बदल रहा था, जैसे वह अपना अतीत भूलती जा रही थी, मानो वह अपनी जिंदगी से जुड़े हर लम्हे मिटा रही थी। भाभी खाना खाने को दे देती तो वह खाकर बर्तन वहीं छोड़कर पलंग के नीचे घुस जाती। पता नहीं उसे क्या हो रहा था, उसकी जिंदगी में क्या होने वाला था। गणेशी हर रोज नहाती भी नहीं थी। वो तो अपने बच्चे को अपना बेटा समझती ही नहीं थी। बच्चा रोता तो वह कहती, ओ भाभी इस बच्चे को चुप करा लो, कैसा मुंह फाड़ कर रो रहा है। बच्चा इतनी देर रोता रहे पर गणेशी बच्चे को हाथ नहीं लगाती थी। भाभी और माँ दोनों बहुत परेशान होती। गणेशी बस खाती और सोती और हर बात पर हंस देती। बस उसकी समझ में कुछ नहीं आता। एक दिन उसकी माँ ने डांट कर उसे भगा दिया और कहा, जा यहाँ से, इधर पड़ी पड़ी खाती रहती है, अपने बच्चे को भी बिल्कुल नहीं संभालती। हम तेरी तरह इसकी जो कदर कर रहे हैं और तेरे बच्चे की भी कदर कर रहे हैं और जाती नहीं है यहाँ से, कहीं भी जा, कहीं जाके मर जा। अब गणेशी गुस्सा होकर घर से चली गई और अपनी बड़ी मम्मी के घर आकर रहने लगी। बड़ी मम्मी भी अच्छी तरह से उसे रखती थी और खाना खिलाती थी। बड़ी मम्मी के भी एक बहू है, वो भी बहुत सुशील और समझदार थी। मन लगाकर घर का सारा काम काज करती और अपने मेहमानों का बड़े आदर सत्कार करती थी। वह भी बहुत ही संस्कारी बहू थी। बड़ी मम्मी की बहू गणेशी को नहलाने को बोलती, सफाई से अब उसके जो कपड़े पहनने और सफाई से रहने के तरीके सिखाती, पर गणेशी तो गणेशी थी, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। वह तो सब गुड़ गोबर एक कर देती। 8-10 दिन बड़ी मम्मी के यहाँ रहने के बाद गणेशी एक दिन उनके घर से बिना बताए चली गई। घर वाले सब उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे थे। गणेशी अपने माता पिता के घर पहुंच गई थी। उसकी बड़ी मम्मी को जब पता चला कि वह अपने घर पहुंच गई है तो उन्होंने संतोष की सांस ली। अब गायत्री एक दिन घर में अकेली थी और माँ किसी काम से बाहर गई थी। अब जो गणेशी बार बार चुपचाप घर से बाहर निकल जाती थी, उस दिन भी वह घर से चुपचाप घर से बाहर निकल गई। किशन लाल का परिवार अब गणेशी के कारण बहुत दुखी हो गया था। गणेशी घर से कभी भाग जाती, जब उन्हें लगता कि वह कहीं निकल गई है तो वो उसे ढूंढने जाते। वह सड़क पर निकल जाती या बाजारों में पागलों की तरह घूमती रहती। कभी कभी तो 1-2 घंटे इधर उधर भटकती फिरती, जिस कारण लोग उसे आवारा और अकेला समझकर उसके पीछे पड़ जाते। लड़के भी उसका पीछा करने लगे। इस कारण उसके घर शिकायत आती कि तुम्हारी लड़की वहां पर है और उसके पीछे शराबी पड़े हुए हैं। ऐसी बातें रोज सुनने को मिलने लगी। घर वाले उसे बाहर जाने से रोकते पर वह मानती नहीं थी। रोज के किस्से से निपटने के लिए उन्होंने एक उपाय निकाला। वो गणेशी को घर के अंदर बंदी बनाकर रखने का फैसला कर लिया। न वह बाहर जा सकेगी और न शिकायतें आएंगी। यही सभी को सही लगा। इस मुसीबत को संभालने का यही सही तरीका था। गणेशी अपनी याददाश्त भूलती जा रही थी। उसके दिमाग का संतुलन बिगड़ चुका था। वह बार बार घर से भागने लगी। घर वाले उसकी इस हरकत से परेशान हो गए, इसलिए घर वालों ने गणेशी को पलंग से रस्सी से बांध दिया ताकि वह कहीं भागे नहीं। और अब वह पागलों सी हो गई थी। बस खाना पीना खाती और उसे जो करना है वो करती। दिन भर पलंग के नीचे घुसी रहती, लेटी रहती। उसे अपने बच्चे से कोई मतलब नहीं था। अगर उसके माता पिता और भैया भाभी ना होते तो उस बच्चे का क्या होता। सारे परिवार ने अपना सगा बेटा समझकर उसे पाल लिया। गणेशी की हालत बिगड़ती जा रही थी। कोई भी घर पर आता तो वह ना किसी से मिलती
और ना ही पलंग के नीचे से बाहर निकलती। मानो से अब लोगों से डर लगने लगा था। भूख लगती तो खाना मांग लेती, खाकर पलंग के नीचे घुस जाती। अब तो रोज का यही नियम था उसका। गणेशी अब घर वालों पर बोझ बन गई। उन लोगों को उसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ना उसने कभी अपने बच्चे को संभाला और न कभी बच्चे को हाथ लगाती थी। गणेशी की ऐसी दशा थी कि उसे एहसास ही नहीं था कि उसका एक बेटा है। बच्चा भी उसके पास नहीं आता था। वह मामी और नानी को ही अपनी माँ समझता था। इन्हीं दोनों को वह अपनी माँ समझता और उन दोनों से ही प्यार करता था, और इन्हीं दोनों ने उसे माँ का प्यार दिया। गणेशी का बच्चा अब थोड़ा थोड़ा चलने लगा। गणेशी लड़के से राजू राजू कहने लगे, और वह बहुत ही गोरा रंग का था और दिखने में बहुत तंदुरुस्त लगता था। मामा मामी ने उसे अपने बेटे के जैसे उसका पालन पोषण कर रहे थे। गणेशी को कभी कभी खुला रखते ताकि वह अपनी साफ सफाई और नहा सके। उन लोगों को गणेशी को बांध कर रखना उचित नहीं लगता था, इसलिए उसे खुला रखते कि गणेशी को खाना पीना सब कुछ ढंग से मिलता था। पर गणेशी की दिमागी हालत बिगड़ी हुई थी। मनोज और उसकी पत्नी गायत्री बहुत ही जल्दी अपने खुद के बच्चे के माता पिता बनने वाले थे। गायत्री का 9वां महीना चल रहा था। अब गायत्री काम कम कर पाती थी। डॉक्टर ने कहा कि गायत्री को ज्यादा आराम की जरूरत है। गायत्री के शरीर में खून की कमी बताई गई, क्योंकि गायत्री बहुत पतली और कमजोर थी। ज्यादा चलने फिरने से तबीयत बिगड़ सकती थी। घर के काम गणेशी की मम्मी संभालती तो वह भी कभी कभी परेशान हो जाती, तो गणेशी को अपनी जेठानी के यहाँ भगा देती, क्योंकि गणेशी मदद तो करती नहीं थी और काम बढ़ाती थी। गणेशी अपनी ताई और ताई की बहू से अपने घर वालों की बुराई करती। मम्मी मुझे मारती है, गाली देती है, और आज तो मुझे घर से भगा दिया। ताई कहती, चल तू अब यहीं पर रह और घर से कहीं जाना नहीं। गणेशी 1-2 दिन ताई के घर पर रहती। तभी मीरा बुआ वहीं आई और गणेशी के बारे में पूछने लगी और कहने लगी, गणेशी तुम्हारे घर पर कब से है? तो वह ताई की बहू कहने लगी कि बुआ जी ये 3 दिन से हमारे घर है। खाती तो पूरा भरपूर है, पर काम चोर है। काम करने में मक्कारी दिखाती है, खा पी कर लेट जाती है, ना नहाने जाती है और ना साफ सफाई से रहती है। आज मैंने बहुत बार नहाने को बोला, तब बड़ी मुश्किल से नहाई है। इसमें तो अकल है ही नहीं। मीरा बुआ ने कहा, तू सही कह रही है बहू रानी, इसमें काम चोरी भरी हुई है। यह काम करना ही नहीं चाहती, मक्कारी तो दिखाती है, नहीं तो अपने लड़के को नहीं संभालती और ना ही किसी भी काम में हाथ बटाने की सोचती है। ऐसे इसको कब तक बिठाकर खाना खिलाएंगे? गायत्री को बच्चा हो जाएगा तो वो भी अधिक काम नहीं कर पाएगी। इस परमेश्वरी को तो कुछ इसके दिमाग में बैठता ही नहीं है, बस बातें और बुराई करवा लो। मीरा बुआ गणेशी से कहने लगी, तू घर से भागती क्यों है और काम किया कर। गणेशी हंसते हुए बोली, बुआ बुआ मैं भागती नहीं हूँ, मुझे गाली देते हैं और कहते हैं चल भाग यहाँ से, सो मैं भाग जाती हूँ। बुआ कहने लगी, भाग कर कहाँ जाएगी? गणेशी हंसते हुए बोली, बुआ वो तो मैं बाजार में भाग जाती हूँ। और बाजार में जाकर क्या करती है? बुआ ने पूछा। तो गणेशी कहने लगी, मैं घूमती रहती हूँ और कहीं बैठ जाती हूँ। तो बुआ गुस्से में कहने लगी, तुझे कोई देखता नहीं है और कुछ कहता नहीं है कि बाजार में क्यों बैठी है? तो गणेशी कहने लगी, ओहो बुआ, है आदमी देखते हैं और हंसते हैं। गणेशी हंसते हुए बोली। तो बुआ बोली, यह तो पूरी तरह पागल है। तभी बहू कहने लगी, इसे समझाना पत्थर से अपना सिर फोड़ने के बराबर है बुआ जी। तो उसकी मीरा बुआ कहने लगी, सही कहा बहू, इसको कुछ भी लाज शर्म नहीं आती। जा तो बेशरम हो गई है और ढीठ भी बहुत ज्यादा हो गई है। इसके माता पिता इसको बहुत दिनों से इसके नखरे झेल रहे हैं। बुआ अपनी भतीजे की बहू से कहने लगी। तो कहने लगी, अच्छा बहुत देर हो गई है, मैं जा रही हूँ। मीरा बुआ अपने घर के लिए चली गई। मीरा बुआ के जाते ही गणेशी भी गायब हो गई। जब गणेशी की ताई और ताऊजी आए तो वे बहू से अपने सास ससुर को जो बहू बताने लगी कि गणेशी अभी थोड़ी देर पहले न जाने कहाँ चली गई, कहीं भी नहीं दिख रही है, ना कुछ कह कर गई, पता नहीं कहाँ पर निकल गई है। ताई ताऊ इधर उधर ढूंढने लगे, गणेशी नहीं दिखी। तो जल्दी से गणेशी को उसके माता पिता के घर देखने गए तो वह वहीं बैठी खाना खा रही थी और बातें बना रही थी।
गणेशी को घर पर देखकर बड़ी मम्मी को गुस्सा आ गया। वह बोली, क्यों री, तू भाभी को बताकर क्यों नहीं आई? वो बहू बेचारी परेशान हो रही है। जैसे ही मैं बड़े काम से घर लौटा तो बहू ने बताया कि गणेशी न जाने कहाँ चली गई है। मैं बैठ भी नहीं पाया, इधर उधर ढूंढता यहाँ आया। तेरी ताई भी ढूंढती हुई परेशान हो गई है, वो भी मेरे साथ आई है, तो आराम से अपने घर पर बैठी खाना खा रही है और हम सब चिंता में घुले जा रहे हैं कि कहीं कहीं पता नहीं कहाँ चली गई है। बड़ी मम्मी भी गुस्से में कहने लगी, इसने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। वहां हम चिंता में घुसे जा रहे थे और यह जो महारानी है खाना खा रही है। देख सुन, उससे कहने लगी बड़ी मम्मी, ऐसे अब हमारे घर नहीं आना। देखो, इसे घर का रास्ता तो याद रहता है, पर हम लोग जो सिखाते हैं समझाते हैं वो याद नहीं रहता। सुन ली, ऐसे बिन बताए हमारे घर नहीं आना और बिन बताए घर से बाहर नहीं निकलना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गणेशी की मम्मी कहने लगी, देखो जीजी कैसी है ये नास पीटी, जो समझ में इसको कुछ नहीं आता। यह तो हम सबको पागल बनाती है। देखो जीजी, खाना खाकर बर्तन वहीं खिसका दिए। बस अब खाना हो गया, अब पलंग के नीचे घुसकर सो जाएगी। क्या करें इसका? सब जानते हैं जानबूझकर नादान बनती है पगली। यह कहकर बड़ी मम्मी अपने घर चली गई। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर गए और गायत्री के पेट में जो दर्द होने लगा, उसकी डिलीवरी का समय आ गया था। उसे अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में गायत्री ने एक नन्ही सी परी को जन्म दिया। सब कुछ सही ढंग से हो रहा था। गायत्री भी ठीक थी और बच्ची भी स्वस्थ थी, इसलिए अस्पताल से जल्दी छुट्टी कर दी गई थी। अब गणेशी की मम्मी का काम बहुत बढ़ गया। वह अकेली और परेशान होती थी। डॉक्टर ने गायत्री को कमजोरी की वजह से आराम करने को कहा, इसलिए वो कुछ काम नहीं करती थी, सिर्फ अपनी और बच्चे की देखभाल में लगी रहती। गणेशी का बेटा भी नानी को परेशान करता। अब वह भी 9 महीने का हो गया था। बहुत सारी समस्याएं आने लगी। घर में 2-2 बच्चे हो जाने से बहुत काम बढ़ गया था। अब तो गणेशी की माँ गणेशी को बहुत गाली देती, पर उस पर कोई असर नहीं होता। उल्टा दिन पर दिन गणेशी की मानसिक हालत बिगड़ने लगी। कुछ लोग कहते कि जहाँ पहले गणेशी की शादी हुई थी उस परिवार में पूजा पाठ, जो भगवान की पूजा करते हैं, पर गणेशी की शादी उस घर में हुई लेकिन उसने कभी कोई पूजा पाठ नहीं किया। इसी कारण गणेशी का जीवन बर्बाद हो गया। उस पर पितृ दोष लग गया और वह पागलपन की शिकार होती जा रही है। गणेशी अब दिन पर दिन कमजोर हो रही थी। उसके घर वाले उसको अब पूछते ही नहीं थे कि उसने कोई दवा दारू भी कोई नहीं करवाता, ना ही कोई उसकी गौर करता था, ना ही कोई उसकी साफ सफाई पर गौर करता, ना ही खाने पीने पर। दोनों बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। गणेशी का बेटा अब 3 साल का हो गया और मनोज और गायत्री की बेटी 2 साल की हो चुकी थी। गणेशी का बेटा स्कूल जाने लगा। उसका एडमिशन उसके मनोज मामा ने अच्छे स्कूल में करवा दिया था। नानी रोज बच्चे को स्कूल लेने जाती और छोड़ने जाती। गणेशी के माता पिता और भाभी भाइया अपना कर्तव्य पूरी तरह निभा रहे थे, पर गणेशी की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। अब तो वह उनके घर को बहुत गंदा करने लगी। मेहमान घर आते पर हल्की बदबू आती रहती। इस वजह से किसी मेहमान पर खाना नहीं खाया जाता। लोगों का आना भी कम हो गया। किराए के मकान में रहने की वजह से आस पड़ोस के लोग ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। किराएदारों से मकान वाले जो कम ही बोलते थे। यह शहर की अच्छी खासी परंपरा है। रक्षाबंधन का त्योहार आ गया। रक्षाबंधन पर गणेशी की छोटी बुआ पार्वती आई। वो पहले अपने बड़े भाई को राखी बांधती और फिर अपने छोटे भाई किशनलाल के घर आती। पार्वती किशनलाल भाई को राखी बांधी और अपने जो दोनों भतीजों कमल और मनोज को भी राखी बांधी। गणेशी को ऐसे नीचे लेटा देखकर उसने पूछा, इसकी कैसी हालत हो रही है? क्यों गणेशी की दवाई नहीं करवाई? तो गणेशी की मम्मी कहने लगी, पार्वती गणेशी की मम्मी से जो रिश्ते में छोटी थी, सो वह पार्वती को बिन्नू कहकर बुलाती थी। तो उसकी गणेशी की मम्मी कहने लगी, अरे बिन्नू, हमने सब करके देख लिया पर उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। यह तो अपने आप पगलाती जा रही है, ना तो नहाती है ना किसी से बोलती है, बस ऐसे ही पड़ी रहती है। अगर रस्सी से बांधो ना तो भाग जाती है। अब तुम ही बताओ बिन्नू, क्या करें? और भाई गई तो इसको कहाँ कहाँ ढूंढे, भाग जाती है, बड़ा परेशान करती है।
दारू पीने वाले आदमी इसके पीछे पड़ जाते हैं, बहुत मुश्किल से ढूंढ पाते हैं। छोटे छोटे नाती पोते भी परेशान करते हैं। पार्वती ने कुछ सुनकर थोड़ा सा खाना चखी, क्योंकि उसके खाना भी जो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। पार्वती को पानी पीना भी रास नहीं आ रहा था। वह अपने बड़े भैया के घर के लिए निकल गई। वहां जाकर उसने सारी बात बताई कि गणेशी की हालत तो बहुत खराब हो गई है, अब तो उसका क्या होगा भगवान जाने। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, ऊपर से कुछ खाना पीना भी नहीं भा रहा था, इसलिए ऐसे ही चली आई। मैंने बोल दिया था कि मुझे जल्दी जाना है। गणेशी की बुआ तो अपने भाइयों के हालचाल पूछकर अपने ससुराल वापस लौट गई थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे दिवाली का त्योहार आ गया। तब भाई दूज पड़ी तो कुछ रिश्तेदारों का आना हुआ। उन्हें पता चला कि अब गणेशी ने खाना पीना छोड़ दिया है। उसके भाई भाभी माता पिता गणेशी की कोई भी केयर नहीं करते थे। गणेशी लंबे समय से बीमार चल रही थी। उसे खाना पीना कोई देता भी नहीं था। इस वजह से उसका शरीर कमजोर पड़ गया था। वह उठकर बैठ भी नहीं सकती थी। उसकी दुनिया बहुत दिनों से एक पलंग के नीचे कैद होकर रह गई थी। ठंड बढ़ जाती पर गणेशी उसी पलंग के नीचे पड़ी रहती। उसके परिवार वाले उसकी जिंदगी के लिए कुछ नहीं सोचते। बहुत तेज ठंड बढ़ रही थी। गणेशी के हाथ पैर ठंड से जकड़ गए, पर वह कुछ नहीं बोलती और ना ही कुछ खाती। दिसंबर जनवरी की ठंड आ गई। गणेशी का शरीर सह नहीं सका और जनवरी के महीने में एक दिन सुबह सुबह भूखी प्यासी ठंड बर्दाश्त न करने के कारण उसके शरीर में हलचल बंद हो गई और खबर मिली कि गणेशी इस दुनिया से विदा हो गई और वह हमेशा हमेशा के लिए सो गई। गणेशी अब मर चुकी थी। बस अपना बेटा और अपनी नासमझ अकल की यादें छोड़ गई। आपने देखा, एक लड़की के लिए उसका खुद होश में रहना जरूरी है। अगर लड़की अपनी देख रेख स्वयं कर लेती है और शादी के बंधन को सही तरीके से निभा लेती है तो वह अपना जीवन और अपना परिवार बना लेती है। गणेशी ने अपने जीवन की जिम्मेदारी को कभी नहीं समझा या उसकी समझ में नहीं आया। समझ में कम, अकल थी उसके अंदर, जो कि वह थोड़े दिमाग से भी थोड़ी क्रैक थी, इसलिए अब हर किसी ने उसका साथ नहीं दिया। वह तो बेचारी अकेली रह गई। अगर कोई उसका समय पर इलाज कराता, उसे समझाता, तो शायद गणेशी की जिंदगी इतनी दर्दनाक नहीं होती। गणेशी की कहानी दोस्तों अब यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।